नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। भारतीय नौसेना से रिटायर विमान वाहक पोत आईएनएस विराट मुंबई से अपनी आखिरी यात्रा पर रवाना हो चुका है। इसे गुजरात के भावनगर स्थित अलंग ले जाया जा रहा है, जहां दुनिया के सबसे बड़े शिप ब्रेकिंग यार्ड में तोड़ दिया जाएगा। करीब 30 साल भारतीय नौसेना की शान रहे आईएनएस विराट को 6 मार्च 2017 को भारतीय नेवी की सेवा से मुक्त किया गया था। 226 मीटर लंबा ये जहाज भारत से पहले ब्रिटेन की रॉयल नेवी में एचएमएस हर्मिस के रूप में 25 साल तक अपनी सेवाएं दे चुका था। 2017 में रिटायर और 2020 में विराट का अंतिम सफर। ये तस्वीरें उसी सफर की इस वक्त आप देख रहे हैं। उन्नीस सौ 87 में इंडियन नेवी में शामिल हुआ विराट आज अपने आखिरी सफर पर, और इसीलिए बार बार कहा जाता है कि आईएनएस विराट का योगदान हमेशा हिंदुस्तान याद रखेगा। लड़ाकू विमान वाहक आज अपने अंतिम सफर पर। तो मेरे साथ इस वक्त न्यूज रूम से मेरी सहयोगी अदिति त्यागी जुड़ चुकी हैं। अदिति, ये क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। इतने सालों तक सेवाएं देने के बाद आज अंतिम सफर पर आईएनएस विराट निकल चला है। बिल्कुल पयोधी, इमोशनल मोमेंट भी है और यहाँ पर हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए कि इसको एक म्यूजियम में कन्वर्ट करने को लेकर बहुत लंबे तौर तक बातचीत भी हुई। काफ़ी लंबा जो कंसल्टेशन का पीरियड था वो भी चला, लेकिन सैडली वो हकीकत में तब्दील नहीं हो पाया। लेकिन अगर मैं इसके बारे में, इसकी खूबियों के बारे में बताना चाहूँ तो करीब 1500 नौसैनिक इसमें रहा करते थे। 30 साल तक इसने इंडियन नेवी को सर्व किया, उससे पहले इसने ब्रिटिश नेवी को सर्व किया। तो सोचिए ज़रा, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग इसे कहा जाएगा। और इसकी खास तौर पर जो खासियत है, आप नौसेना से पूछिए, इस जो जिन इमोशंस और सेंटिमेंट्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो दर्शक हमारे इस वक्त जी न्यूज़ के इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं वो इसकी कुछ खासियत के बारे में आज जाने, क्योंकि ये भारतीय नौसेना के इतिहास का एक अहम हिस्सा है। और नौसैनिक की काबिलियत जितनी इंपॉर्टेंट होती है, मैं हर बार एक ही बात बोलते हैं जो तमाम एक्सपर्ट्स होते हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स, कि उनका इक्विपमेंट कितना अच्छा है वो भी बहुत मैटर करता है। तो खास तौर पर अगर यहाँ पर हम अपने दर्शकों को बताना चाहें तो इसमें सी हैरियर लड़ाकू विमान लैस थे, इसमें एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट से लैस था। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, 1500 नौसैनिक इसमें रहा करते थे। इसमें लाइब्रेरी, जिम, एटीएम, टीवी की सुविधा, तमाम सुविधाएं जो कि होती हैं वो इसमें भी थी। अस्पताल, साफ पानी का प्लांट इसमें मौजूद था। इसके अलावा दोनों समुद्री तट, पूर्व और पश्चिम दोनों ही समुद्री तट पर ये तैनात रहा। और अगर इसके सफर की मैं यहाँ पर बात करूं, जो रास्ता इसने तय किया, एक लंबा रास्ता इसने तय किया, और वो रास्ता था करीब 11 लाख किलोमीटर का। जरा सोचिए, 11 लाख किलोमीटर का रास्ता इसने तय किया। 30 साल का लंबा सफर इंडियन नेवी के साथ इसने तय किया। और जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बार बताया है कि ये 1987 में भारतीय नौसेना में आया था। जब मैं रिपोर्ट्स पढ़ रही थी इसके बारे में और डिटेल में जाने के लिए, इसको समझने के लिए, क्योंकि इसे लॉन्गेस्ट सर्विंग कहा जा रहा था, तो जो इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन सामने आई वो मैं अपने दर्शकों के साथ यहाँ पर साझा करना चाहती हूँ। वो ये है कि पहले इसने फॉकलैंड्स वॉर, जो कि अर्जेंटीना के खिलाफ ब्रिटिश नेवी की थी, उसमें इसका रोल बहुत ज़्यादा अहम रहा था। और उसके बाद 1986 में इसे इंडियन नेवी द्वारा खरीदा गया। करीब तब इसकी लागत जो थी वो मैं अपने दर्शकों को बता दूं, रिपोर्ट्स में कहा जाता है $65 मिलियन थी। तो 11 लाख किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अब अपने आखिरी सफर पर ही निकला है और गुजरात के भावनगर स्थित अलंग इसे ले जाया जा रहा है। अदिति बनी रहेंगी, उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें भारतीय नौसेना से रिटायर हो चुके विमान वाहक पोत आईएनएस विराट की अंतिम यात्रा की है। आईएनएस विराट ने मुंबई से अपनी अंतिम यात्रा शुरू की। 226 मीटर लंबे और 49 मीटर चौड़े आईएनएस विराट ने भारतीय नौसेना में शामिल होने के बाद जुलाई 1989 में ऑपरेशन जुपिटर में पहली बार श्रीलंका में शांति स्थापना के लिए ऑपरेशन में हिस्सा लिया। साल 2001 में भारतीय संसद पर हमले के बाद ऑपरेशन पराक्रम में भी विराट की भूमिका थी। समुद्र में 2250 दिन गुजारने वाले इस महानायक ने 6 साल से ज्यादा वक्त समुद्र में बिताया और इस दौरान इसने दुनिया के 27 चक्कर लगाने में 10,94,215 किलोमीटर का सफर तय किया। ये जहाज अपने आप में एक छोटे शहर जैसा था।
इस पर लाइब्रेरी, जिम, एटीएम, टीवी और वीडियो स्टूडियो, अस्पताल, दांतों के इलाज का सेंटर और मीठे पानी के डिस्टिलेशन प्लांट जैसी सुविधाएं थी। उतनी ही गौरवशाली इसकी विदाई भी थी। रिटायर किए जाने से पहले 23 जुलाई 2016 को विराट ने अपनी आखिरी यात्रा मुंबई से कोची के बीच की थी। अपने पूरे कार्यकाल में ये 2250 दिनों तक समुद्र की लहरों से खेलता रहा था। डीकमीशन होने से पहले कोची में इसके बॉयलर, इंजन, प्रोपेलर समेत दूसरी जरूरी चीजों को निकाल लिया गया था। 4 सितंबर 2016 को ये पोत मुंबई पहुंचा था, जहां 28 अक्टूबर 2016 को ये भारतीय नौसेना की सेवा से हटा दिया गया और 6 मार्च 2017 को इसको आधिकारिक विदाई दे दी गई। इस जंगी जहाज को अंतिम विदाई देते समय इनमें से 21 कमांडिंग ऑफिसर आईएनएस विराट के डेक पर मौजूद थे। इस पोत के रिटायर होने से पहले ही भारतीय नौसेना को आईएनएस विक्रमादित्य के रूप में तीसरा विमानवाहक पोत मिल चुका था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अदिति त्यागी लगातार मेरी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई हैं। अदिति, अलंग इसे ले जाया जा रहा है, जहां पर इसे सबसे बड़े शिप ब्रेकिंग यार्ड में तोड़ दिया जाएगा। तो क्या पूरी तरह से इसे नष्ट कर दिया जाता है? क्या प्रोसेस होता है, या फिर जो इसके कुछ पार्ट्स हैं उन्हें इस्तेमाल किया जाता है दूसरी जगहों पर? देखिए पयोधी, एक तरफ इसकी रिच हिस्ट्री है जिसके बारे में हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। दूसरी तरफ जिस डिसमेंटलिंग की आप बात कर रही हैं, डिसमेंटल किया जाता है। एक कंपनी है जिसने इसे हासिल किया है, और आपको याद होगा इससे पहले जब पहले भी जब डिसमेंटल किया गया था, तो आपको याद होगा बहुत सारे बाइक कंपनीज थे जिन्होंने उस इसके स्टील से बाइक्स रिलीज किए थे। लिमिटेड एडिशन आया था, तो लिमिटेड एडिशन ऑफ बाइक्स आया था। जाहिर तौर पर जो इससे जुड़ी चीजें होती हैं, जिससे जुड़ा हुआ सामान होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। और क्योंकि आप इसके डिसमेंटलिंग की बात करिए, मुझे लगता है बहुत इमोशनल मोमेंट ये है। इमोशनल इस लिहाज से है क्योंकि हम जिस आईएनएस विराट के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी जो हिस्ट्री है वो बहुत स्ट्रांग है। शायद यही एक वजह थी कि कोशिश बहुत ज्यादा की गई कि इसे एक म्यूजियम के तौर पर प्रिजर्व कर लिया जाए। आपको ये बात समझनी होगी कि 2017 से 2020 के बीच में इसके सर्टेन कॉस्ट इन्वॉल्व थे। ये रिटायर हो चुका था, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व थे। इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े कॉस्ट इन्वॉल्व थे, इसके अपकीप से जुड़े हुए कॉस्ट इन्वॉल्व थे, और जिस डॉकयार्ड में था उसमें ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था। तो कोशिश ये की जा रही थी कि इसको म्यूजियम में कन्वर्ट किया जाए, लेकिन म्यूजियम में कन्वर्ट हो नहीं पाया। बार बार मैं अपने दर्शकों को ये कह रही हूँ कि इसने ब्रिटिश नेवी जो है उसे भी सर्व किया, इंडियन नेवी जो है उसे भी सर्व किया। और क्योंकि आप इसके डिसमेंटलिंग की बात कर रही हैं, तो उसके डिसमेंटलिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो एक श्रीराम ग्रुप कंपनी है उसने हासिल किया था। रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि इसकी ब्रेकिंग डाउन को लेकर जो था, उन्होंने जो खर्चा किया वो था 38.54 करोड़ रुपए, यानी 38 करोड़ 54 लाख रुपए। सवाल वही जो आपने मुझसे पूछा कि डिसमेंटलिंग के बाद क्या होता है, तो वही कि जो इसकी स्टील है उसके माध्यम से बहुत सारी चीजों, जैसे कि पास्ट में हमने देखा लिमिटेड एडिशन ऑफ बाइक्स आए। इस बार क्या होगा मैं स्पेक्युलेट नहीं करना चाहती, लेकिन हाँ, जाहिर तौर पर जिसके इससे जुड़े हुए पार्ट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। 1986 में भारतीय नेवी ने इसे प्रोक्योर किया था, 87 में इसे कमीशन किया गया, 2017 में इसकी सेवाएं जो थी वो खत्म हुई, और 2017 से 2020 के बीच कोशिश ये चली कि इसे म्यूजियम में कन्वर्ट किया जाए, हो नहीं पाया सैडली, और अब ये अलंग का रुख करते हुए जहां पर इसे डिसमेंटल किया जाएगा। अदिति, आप लगातार डिफेंस कवर करती रही हैं, इनके मामलों को लेकर आपने बहुत रिसर्च भी किया है। ये कितना स्पेशल मूवमेंट है ना उन नेवी के लिए स्पेशली, और साथ ही उन जवानों के लिए जो इस पर रहे हैं सालों तक, जिनकी यादें इससे जुड़ी होंगी। तो कितना मुश्किल होगा आज ये क्षण, ये विदाई देना? आप हमेशा अपने ग्लोरियस पास्ट को रिटेन करना चाहते हैं, उसकी मेमोरीज को प्रिजर्व करना चाहते हैं। देखिए, इसीलिए शायद मेरे इस ब्रॉडकास्ट में मैंने यही कोशिश की बार बार, जो इसका रिच हिस्ट्री है, जो इसका एक गौरवशाली इतिहास है, जो इसके बारे में तथ्य हैं, जो हमने अपने दर्शकों को बताया कि इसने करीब 11 लाख किलोमीटर का सफर तय किया, और ये इंडियन नेवी में जिस पॉइंट पर आया बहुत क्रूशियल पॉइंट था। तो इतिहास है, इसका एक गौरवशाली इतिहास है, इसकी एक रिच ट्रेडिशन है। बार बार इस बात को हम दोहरा रहे, शायद मैं चौथी बार इस बात को कह रही हूँ कि इसने ब्रिटिश नेवी को सर्व किया, इसने इंडियन नेवी को भी सर्व किया। और अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ेंगी तो इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं इसके बारे में। इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं इस बारे में कि इसने हमीज के तौर पे नवंबर 59 से अप्रैल 1984 तक इसने ब्रिटिश नेवी को सर्व किया। उसके बाद ये इंडियन नेवी में आया, और ऐसे टाइम पे आया, बार बार आपके सामने इस बात को एम्फेसाइज
एम्फसाइज करते हुए जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। देखिए, हम जब बात करते हैं अक्सर डिफेंस फोर्सेस के बारे में, तो हमें ये समझना होगा कि नेवी को जिस तरह के दौर से बीते दिनों में भी गुजरना पड़ा है, खासतौर पर पनडुब्बियों को लेकर, उस लिहाज से इसकी जो अहमियत थी बहुत ज़्यादा थी। 30 साल का इसका जो टेन्योर था, सर्विंग टेन्योर था, वो रहा है। और इसको कमीशन किया गया 12 मई 1987 को। जो रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है, इंडियन नेवी ने इसे करीब 65 मिलियन यूएस डॉलर्स में खरीदा था। तो उस टाइम पे 65 मिलियन यूएस डॉलर्स में आया था। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि इंडियन नेवी के लिहाज से, हिंदुस्तान को सर्व करने के लिहाज से, लंबे समय तक अपनी सर्विसेज 3 दशकों के सफर के लिहाज से, आपके इतिहास के लिहाज से। डिसिप्लिन तो सेना में है, फिर चाहे वो तीनों सेनाओं में से किसी की भी बात कर ले, लेकिन जब बात नेवी की होती है, व्हाइट यूनिफॉर्म की होती है, तो एक पूरी सेरेमनी होती है जब विदाई दी जाती है। और वही हम देख रहे हैं, तस्वीरें बहुत खूबसूरत हैं और अदिति जैसा बता रही हैं कि बहुत इमोशनल क्षण भी होता है ये। धन्यवाद आपका अदिति, ये सारी जानकारी विस्तार से हमारे दर्शकों को बताने के लिए। लेकिन आईएनएस विराट भले ही रिटायर हो रहा है, लेकिन भारतीय नौसेना पराक्रम की नई गाथा लगातार लिखती आ रही है। और भारतीय नौसेना के कैसे नई पनडुब्बी ताकत बढ़ाने वाली है, आप ये देखिए रिपोर्ट में। भारतीय नौसेना तेजी से गहरे पानी की ताकत यानी ब्लू वाटर नेवी बनने की तरफ आगे बढ़ रही है और उसके लिए देश को पनडुब्बी शक्ति बढ़ाने की जरूरत होगी। इंडियन नेवी में 6 नई पनडुब्बियां शामिल होंगी और ये स्कॉर्पियन सीरीज की 6 पनडुब्बियों से अलग होंगी। इसलिए जान लीजिए कि अब समंदर में भारत की ताकत कितनी बढ़ेगी। अगले कुछ वर्षों में ही हिंद महासागर में भारतीय नौसेना के पास 12 नई और घातक पनडुब्बियां होंगी। सबसे पहले समझिए कि भारत को अपनी पनडुब्बी शक्ति बढ़ाने की जरूरत क्यों है। किसी भी देश की ताकत उसके परमाणु त्रिकोण पर टिकी होती है। परमाणु त्रिकोण मतलब धरती, आकाश और समुद्र से उस देश की परमाणु हमला करने की क्षमता कैसी है। भारत के पास जमीन से हमले के लिए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इसमें अग्नि, पृथ्वी और ब्रह्मोस मिसाइलें हैं जो परमाणु हमला करने में सक्षम है। परमाणु हमला करने का दूसरा तरीका है भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI और मिराज फाइटर जेट। अब इनमें 5 रफाल फाइटर जेट भी शामिल हो गए हैं। ये विमान परमाणु बमों से दुश्मनों पर हमला कर सकते हैं। कहा जाता है कि भारत ने रफाल विमानों की डील इसीलिए की क्योंकि फ्रांस इन विमानों में भारत की जरूरत के मुताबिक बदलाव करने को तैयार था। और भारतीय नौसेना के पास इस वक्त 2 न्यूक्लियर सबमरीन हैं और परमाणु ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली स्वदेशी पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत भी तैयार है, यानी इस पर परमाणु हथियार तैनात किए गए हैं। परमाणु हथियारों की बढ़ोतरी के बीच देश की सुरक्षा के लिए क्रेडिबल न्यूक्लियर डिटरेंस बहुत आवश्यक है। अरिहंत का अर्थ है दुश्मन को नष्ट करना। अरिहंत की सफलता देश के लिए एक बहुत बड़ी, एक बेमिसाल उपलब्धि है। देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। माना जा रहा है कि अगले कुछ वर्षों में समंदर में चीन की घुसपैठ और बढ़ेगी। इसीलिए भारत को अपनी समुद्री ताकत को और बढ़ाने की जरूरत है। स्टेल्थ तकनीक से लैस ये सबमरीन दुश्मन को खबर मिले बिना उस पर हमला और निगरानी कर पाएंगे। इस समय नौसेना के पास सिर्फ 15 पारंपरिक और 2 परमाणु पनडुब्बी है। ज्यादातर पारंपरिक पनडुब्बियां लगभग 25 वर्ष पुरानी हैं। कुल मिलाकर इंडियन नेवी ने 18 पारंपरिक और 6 परमाणु पनडुब्बी बनाने का लक्ष्य रखा है। इसीलिए भारत सरकार 42,000 करोड़ रुपए की लागत से 6 स्टेल्थ सबमरीन बनाने की परियोजना को हरी झंडी दे सकती है। इस प्रोजेक्ट में नई पीढ़ी की 6 आधुनिक पनडुब्बियां बनाई जाएंगी और इसका निर्माण मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत भारत में ही किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस प्रोजेक्ट का टेंडर अगले महीने तक जारी हो सकता है।
आप इसे भारतीय नौसेना का अच्छे दिनों वाला भविष्य भी कह सकते हैं। इस तैयारी के साथ समुद्र की सतह से लेकर गहराई तक भारतीय नौसेना ने ऐसा समुद्र मंथन किया है कि भारत पर बुरी नजर रखने वालों की शामत आना तय है। ये तस्वीरें आईएनएस कलवरी की, जिसका निर्माण फ्रांस की मदद से देश में ही किया गया है। कलवरी समुद्र की गहराई में पाई जाने वाली टाइगर शार्क होती है और इसी टाइगर शार्क के नाम पर भारत में बनी इस पहली डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी को ये नाम मिला। कलवरी भी शार्क की तरह ही फुर्ती से अपने दुश्मन का शिकार करती है। कलवरी किसी भी मौसम में काम कर सकती है और इसमें संचार के सभी आधुनिक उपकरण लगे हुए हैं। देश में ही पनडुब्बी बनाने के प्रोजेक्ट की ये पहली सफलता है, जिस पर गर्व करना जरूरी है। आने वाले समय में भारतीय नौसेना कई और कामयाबियां हासिल करने वाली है और स्वदेशी रक्षा शक्ति बनने का फैसला उसकी शुरुआत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.